दोस्तों, आज से इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्ट करते हैं। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नई तकनीकी है जो मशीनों और उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाती है जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ डेटा का संचार आदान प्रदान करने में सक्षम है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट तकनीकी में अंतर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई वस्तुओं के बारे में जानकारी बना सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है और निर्णय ले सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट से अधिक स्मार्ट है। सुरक्षा कैमरे, सेंसर, वाहन, भवन, घरेलू उपकरण और सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ों के उदाहरण हैं जो एक दूसरे के बीच डेटा का आदान प्रदान करते हैं। ओके। 1999 में केविन एस्टन ने PNG में काम करने के दौरान इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का इस्तेमाल किया। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? केविन एस्टन ने 1999 में PNG में काम कर रहे थे उस दौरान, जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग उपकरणों, मैकेनिकल और डिजिटल मशीनों, वस्तुओं, जानवरों या लोगों की एक प्रणाली है जो विशिष्ट पहचानकर्ताओं के साथ प्रदान की जाती है और मानव से कंप्यूटर एक्शन की आवश्यकता के बिना नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान करती है। IoT इकोसिस्टम में डिवाइसेस और एप्लीकेशन की विशेषताएं। IoT इकोसिस्टम में उपयोगकर्ता नेटवर्क पर सूचना भेजने और प्राप्त करने के लिए उपकरणों को आदेश या अनुरोध भेजने के लिए स्मार्ट उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, सेंसर आदि का उपयोग करता है। डिवाइस प्रतिक्रिया करता है और विश्लेषण के बाद नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ता को सूचना वापस भेजने को आदेश देता है। IoT उपकरणों की मूलभूत विशेषता इस प्रकार है। डायनेमिक्स और सेल्फ कॉन्फ़िगर मतलब IoT उपकरणों की विशेषता जो है वो ये है कि डायनेमिक है, सेल्फ एडॉप्टिव है, सेल्फ कॉन्फ़िगर है, इंटर ऑपरेबल संचार प्रोटोकॉल, विशिष्ट पहचान है इसकी, सूचना नेटवर्क में एकीकृत। तो देख लेते हैं इसे डिटेल में। जो ऊपर विशेषता दिया है ये इसकी विशेषता बता रहा है IoT की, यह डायनेमिक और सेल्फ एडॉप्टिव है। IoT जो है डायनेमिक और सेल्फ एडॉप्टिव है। IoT डिवाइस डायनेमिक रूप से संवेदी वातावरण और उनकी ऑपरेशन कंडीशन और उपयोगकर्ता के संदर्भ के साथ अनुकूल कर सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निगरानी प्रणाली। डायनेमिक और सेल्फ एडॉप्टिव क्या है? IoT डिवाइस डायनेमिक रूप से संवेदी वातावरण, उनकी ऑपरेशन कंडीशन और उपयोगकर्ता के संदर्भ के साथ अनुकूलन कर सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निगरानी प्रणाली। सेल्फ कॉन्फ़िगर IoT डिवाइस उपयोगकर्ता के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में सक्षम हो सकते हैं। जब भी वे इंटरनेट से जुड़े होते हैं, IoT डिवाइस नेटवर्क को भी सेटअप कर सकते हैं, यानी मौजूदा नेटवर्क में एक नया डिवाइस आसानी से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए जब भी मुफ्त वाईफाई की सुविधा होगी, एक डिवाइस को आसानी से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए जब भी मुफ्त वाईफाई की सुविधा होगी, एक डिवाइस को आसानी से जोड़ा जा सकता है। और इंटर ऑपरेबल संचार प्रोटोकॉल IoT भिन्न आर्किटेक्चर के उपकरणों को एक दूसरे के साथ तथा विभिन्न नेटवर्क के साथ संचार करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन विभिन्न निर्माता की स्मार्ट AC और स्मार्ट TV
को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। विशिष्ट पहचान, जो डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं उनकी विशिष्ट पहचान होती है। चौथा विशेषता है IoT की, यानी IP एड्रेस, जिसके जरिए उन्हें पूरे नेटवर्क में पहचाना जा सकता है। सूचना नेटवर्क में एकीकृत IoT डिवाइस अन्य कनेक्टेड डिवाइस के साथ कुछ जानकारी साझा करने के लिए नेटवर्क से जुड़े होते हैं। उपकरणों को अन्य उपकरण द्वारा नेटवर्क में गतिशील रूप से खोजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपकरण में वाईफाई कनेक्टिविटी है तो वह वाईफाई कनेक्टिविटी वाले अन्य आसपास के उपकरण में दिखाई देता है। IoT के बिल्डिंग ब्लॉक्स, IoT के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, सिस्टम के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को 4 खंडों में बांटा गया है। सेंसर, प्रोसेसर, गेटवे, एप्लीकेशन। IoT सिस्टम के निर्माण के लिए इनमें से प्रत्येक नोड की अपनी विशेषता है। सेंसर, प्रोसेसर, गेटवे, एप्लीकेशन, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं IoT के। तो पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद गेटवे, गेटवे के बाद प्रोसेसर, प्रोसेसर और सेंसर। मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, ये समझ लीजिए। सेंसर, सेंसर किसी भी IoT डिवाइस की फ्रंट एंड यूनिट हैं। IoT का उपयोग करके समाधान बनाने में सेंसर उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका मुख्य कार्य परिवेश इन्वायरमेंट से आवश्यक डेटा प्राप्त करने और उन्हें आगे डेटाबेस या प्रोसेसिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। सेंसर ने किसी भी स्थिति में डेटा एकत्र करना संभव बना दिया है और अब विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे चिकित्सा देखभाल, औद्योगिक परिवहन, कृषि आपदा रोकथाम, पर्यटन, क्षेत्रीय व्यवसाय और कई अन्य। सेंसर के उदाहरण हैं गैस सेंसर, पानी की गुणवत्ता सेंसर, नमी सेंसर आदि। प्रोसेसर IoT प्रणाली का मस्तिष्क है। प्रोसेसर IoT प्रणाली का मस्तिष्क है, जिसका मुख्य काम सेंसर द्वारा एकत्र किए गए डेटा को प्रोसेस करना और उन्हें कुछ सार्थक जानकारी में बदलना या क्लाउड पर ट्रांसमिट करना। IoT प्रणाली में लगे प्रोसेसर को एप्लीकेशन द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रोसेसर का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है डाटा को सुरक्षित करने के लिए डेटा का इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करना। प्रोसेसर IoT प्रणाली का मस्तिष्क है, जिसका मुख्य काम सेंसर द्वारा एकत्र किए गए डेटा को प्रोसेस करना और उन्हें कुछ सार्थक जानकारी में बदलना या क्लाउड एंड ट्रांसमिट करना। IoT प्रणाली में लगे प्रोसेसर को एप्लीकेशन द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रोसेसर का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है डाटा को सुरक्षित करने के लिए डेटा का इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करना। गेटवे का मुख्य कार्य प्रोसेस्ड डेटा को नेटवर्क के माध्यम से उचित डेटाबेस या नेटवर्क स्टोरेज क्लाउड में स्थानांतरित करना। दूसरे शब्दों में, गेटवे डेटा के संचार में मदद करना। गेटवे का मुख्य कार्य प्रोसेस डेटा को नेटवर्क के माध्यम से उचित डेटाबेस या नेटवर्क स्टोरेज क्लाउड में स्थानांतरित करना। दूसरे शब्दों में, गेटवे डेटा के संचार में मदद करना। एप्लीकेशन को IoT सिस्टम के अंतिम बिंदु के रूप में जाना जाता है। एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को डेटा देखने, समझने और विश्लेषण करने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं। ये एप्लीकेशन वेब आधारित या मोबाइल एप्लीकेशन हो सकते हैं। IoT इकोसिस्टम बनाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियाँ। IoT इकोसिस्टम विकसित करने में विभिन्न तकनीकी का उपयोग होता है।
जिसमें से कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी इस प्रकार हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क। IoT को सिस्टम बनाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी, मतलब ये कैसे IoT काम करेगा। IoT को सिस्टम विकसित करने के लिए विभिन्न तकनीक का उपयोग होता है, जिसमें कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ इस प्रकार हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है WSN, एक वायरलेस नेटवर्क है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क एक वायरलेस नेटवर्क है जिसमें वितरित स्वतंत्र सेंसर डिवाइस होते हैं, जिनका उपयोग भौतिक या पर्यावरणीय परिस्थिति की निगरानी के लिए होता है। WSN में जुड़े हुए छोटे सेंसर नोड्स का एक सेट होता है जो एक दूसरे के साथ संचार करते हैं और सूचनाओं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं। ये नोड तापमान, दबाव, आर्द्रता या प्रदूषण जैसे पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इस जानकारी को बेस स्टेशन पर भेजते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर सेवाओं के रूप में कंप्यूटिंग संसाधनों की ऑन डिमांड उपलब्धता है। इन संसाधनों में डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर जैसे टूल और एप्लीकेशन शामिल होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से 3 सेवाएं शामिल है: SaaS, IaaS, PaaS। तो SaaS में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, IaaS में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और PaaS में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा का अर्थ है बिग डेटा का अर्थ है संरचित या अर्धसंरचित डेटा का एक बड़ा सेट, पेटाबाइट या गीगाबाइट और बिजनेस ट्रेंड्स की जानकारी को प्राप्त करने के लिए उन डेटा का विश्लेषण करना। IoT उपकरणों द्वारा बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा उत्पन्न किया जाता है जो बिग डेटा सिस्टम में एकत्र किए जाते हैं। यह IoT उत्पन्न बिग डेटा काफ़ी हद तक उनके 3V कारकों पर निर्भर करता है, जो कि वॉल्यूम, वेग और विविधता है। 3V कारकों पर निर्भर करता है, जो कि वॉल्यूम, वेग और विविधता है। हाडूप, मैप, रेड्यूस या स्पार्क जैसे विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके संग्रहित IoT बिग डेटा का विश्लेषण किया जाता है। हाडूप, मैप, रेड्यूस या स्पार्क जैसे विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके संग्रहित IoT बिग डेटा का विश्लेषण किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट तथा पेरिफेरल उपकरणों का संयोजन होता है। यह मूल रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोजन है। ये कम बिजली की खपत वाली इकाइयाँ हैं जिनका उपयोग विशिष्ट कार्यों को चलाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए रिमोट कंट्रोल वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, RFID टैग, सेंसर, एक्चुएटर्स और विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले थर्मोस्टेट्स, नेटवर्किंग हार्डवेयर जैसे स्विच, राउटर, मोडेम, मोबाइल फ़ोन, PDA आदि। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उपयोग किए जाने वाले कई संचार प्रोटोकॉल और प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख IoT प्रौद्योगिकियाँ और प्रोटोकॉल: IoT संचार प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ वाईफाई रेडियो प्रोटोकॉल LTE और वाईफाई डायरेक्ट का उपयोग IoT डिवाइस के बीच
संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। ओके, आईओटी के लेवल देखते हैं। आईओटी सिस्टम में उपयोग किए गए मॉनिटरिंग नोड्स की संख्या, डेटाबेस के प्रकार, विश्लेषण की जटिलता, सरलता गणना के आधार पर आईओटी को 6 लेवल में विभाजित किया गया है। आईओटी स्तर के आधार पर विभिन्न अनुप्रयोगों को विकसित किया जाता है। आईओटी सिस्टम में निम्नलिखित घटक होते हैं: डिवाइस होता है, रिसोर्स होते हैं, कंट्रोल सर्विस होता है, डेटाबेस होता है, वेब सर्विस होता है और एनालिसिस कंपोनेंट होता है, एप्लीकेशंस होता है। आईओटी लेवल 1 देखते हैं, जो 6 लेवल हैं। आईओटी लेवल 1 के आईओटी सिस्टम काफ़ी सामान्य होते हैं, जो एक सामान्य यूजर की समस्या को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग, डेटा स्टोर करने, विश्लेषण करने और एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए सिंगल नोड डिवाइस होता है। इसमें शामिल डेटा बड़ा नहीं होता है। अतः डेटा स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। अतः डेटा स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। प्राथमिक विश्लेषण आवश्यकता कम्प्यूटेशनल रूप से गहन नहीं है, अतः स्थानीय स्तर पर विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण होम ऑटोमेशन सिस्टम आदि। लेवल 2 में इसमें सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग, परफॉर्मिंग एनालिसिस और होस्टिंग। एप्लीकेशन के लिए सिंगल नोड डिवाइस होता है। इसमें शामिल डेटा बड़ा होता है, इसलिए डेटा को क्लाउड में स्टोर किया जाता है। यह डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करता है। प्राथमिक विश्लेषण आवश्यकता कम्प्यूटेशनल रूप से गहन नहीं है, तो स्थानीय स्तर पर विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण स्मार्ट सिंचाई। इसमें सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग, परफॉर्मिंग एनालिटिक्स और होस्टिंग। एप्लीकेशन के लिए सिंगल नोड डिवाइस होता है। इसमें शामिल डेटा बड़ा होता है, इसलिए डेटा को क्लाउड में स्टोर किया जाता है। यह डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करता है। प्राथमिक विश्लेषण आवश्यकता कम्प्यूटेशनल रूप में गहन है, अतः क्लाउड में एकत्र और विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण ट्रैकिंग और पैकेज हैंडलिंग। आईओटी लेवल 4। इसमें सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग, परफॉर्मिंग एनालिसिस और होस्टिंग। एप्लीकेशन के लिए कई नोड डिवाइस हैं। इसमें सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग, परफॉर्मिंग एनालिसिस और होस्टिंग। एप्लीकेशन के लिए कई नोड डिवाइस हैं। इसमें शामिल डेटा बड़ा है, इसलिए डेटा को क्लाउड में स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को विजुलाइज करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन उपयोग होता है। प्राथमिक विश्लेषण आवश्यकता कम्प्यूटेशनल रूप से गहन है, अतः क्लाउड में एकत्र और विश्लेषण किया जाता है। इसमें 2 ऑब्जर्वर नोड होते हैं, लोकल और क्लाउड बेस्ड। वे सदस्यता ले सकते हैं और आईओटी डिवाइस से क्लाउड में एकत्रित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे उन सूचनाओं को विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए संसाधित और उपयोग कर सकते हैं। ऑब्जर्वर नोड कोई नियंत्रण कार्य नहीं करता। उदाहरण नॉइस मॉनिटरिंग, साउंड सेंसर। आईओटी लेवल 5। नॉइस मॉनिटरिंग, साउंड सेंसर। आईओटी लेवल 5। इसमें सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग के लिए कई नोड डिवाइस हैं।
कंट्रोल सर्विस द्वारा क्लाउड पर डेटा एकत्र करने और भेजने के लिए एक कोऑर्डिनेटर नोड होता है। इसमें शामिल डेटा बड़ा है, इसलिए डेटा को क्लाउड में स्टोर किया जाता है। इसमें शामिल डेटा बड़ा है, इसलिए डेटा को क्लाउड में स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को विजुलाइज करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन का उपयोग होता है। यह वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए उपयुक्त होता है। प्राथमिक विश्लेषण आवश्यकता कंप्यूटेशन रूप से गहन है। विश्लेषणात्मक घटक डेटा का विश्लेषण करते हैं और परिणाम को क्लाउड में संग्रहित करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। उदाहरण फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। IoT लेवल 6 देखते हैं। इसमें कंट्रोलर सर्विस द्वारा डेटा को सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग और क्लाउड पर भेजने के लिए कई स्वतंत्र नोड्स डिवाइस होते हैं। इसमें शामिल डेटा बड़ा है, इसलिए डेटा को क्लाउड में स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को विजुलाइज करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन का उपयोग होता है। प्राथमिक विश्लेषण आवश्यकता कंप्यूटेशनल रूप से गहन है। विश्लेषणात्मक घटक डेटा का विश्लेषण करते हैं और क्लाउड में परिणाम संग्रहित करते हैं। इसमें केंद्रीकृत नियंत्रक होता है जो सभी अंत नोड्स की स्थिति अवगत होता है, जो नोड्स को नियंत्रण आदेश देता है। उदाहरण मौसम की निगरानी और संरचनात्मक निगरानी। IoT डिज़ाइन पद्धति मेथडोलॉजी जिसमें शामिल है उद्देश्य और आवश्यकताएं, विशेषता, प्रक्रिया विशेषता, डोमेन मॉडल विशेषता, सूचना मॉडल विशेषता, सेवा निर्देशन, IoT स्तर विशेषता, कार्यात्मक दृश्य विशेषता, परिचालन दृश्य विशेषता, डिवाइस और घटक एकीकरण, एप्लीकेशन का विकास। डिज़ाइन पद्धति को उपयोग करने के लाभ। डिज़ाइन पद्धति को उपयोग करने के लाभ। डिज़ाइन परीक्षण और रखरखाव के समय को कम करता है, बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करता है, जटिलता को कम करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भौतिक डिज़ाइन। IoT सिस्टम के भौतिक डिज़ाइन में उन चीज़ों, उपकरणों और प्रोटोकॉलों को संदर्भित किया जाता है जिनका IoT सिस्टम के निर्माण के लिए किया जाता है। इन सभी चीज़ों, उपकरणों को नोड डिवाइस कहा जाता है और हर डिवाइस की एक विशिष्ट पहचान होती है जो रिमोट सेंसिंग, एक्चुएटिंग और मॉनिटरिंग कार्य करती है तथा प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर नोड, उपकरण और सर्वर के बीच संचारित करती है। ये जेनरिक ब्लॉक डायग्राम ऑन IoT है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिविटी डिवाइस और सर्वर के बीच कनेक्टिविटी के लिए USB होस्ट और ईथरनेट जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। एक प्रोसेसर जैसे CPU और अन्य इकाइयों का उपयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इस डेटा का उपयोग आगे IoT सिस्टम की निर्णय गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। ऑडियो वीडियो इंटरफेस। सिस्टम में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए HDMI और RCA उपकरणों जैसे इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस सेंसर और एक्चुएटर्स को इनपुट और आउटपुट सिग्नल देते हैं। हम UART, SPI, CAN आदि जैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। स्टोरेज इंटरफेस। IoT डिवाइस से उत्पन्न डेटा को स्टोर करने के लिए SD, MMC, HDIO जैसी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अन्य चीज़ें जैसे DDR, GPU का उपयोग IoT सिस्टम की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉजिकल डिवाइस। IoT सिस्टम का लॉजिकल डिवाइस इम्प्लीमेंटेशन के निम्न स्तर को निर्दिष्ट किए बिना एंटिटीज़ और प्रक्रियाओं के एक साथ प्रतिनिधि को संदर्भित करता है। यह एक प्रणाली को लागू करने के लिए फंक्शनल ब्लॉक, कम्युनिकेशन मॉडल और कम्युनिकेशन API का उपयोग करता है। IoT के फंक्शनल ब्लॉक। एक IoT प्रणाली में कई कार्यात्मक फंक्शनल ब्लॉक होते हैं जैसे कि उपकरण, सर्विसेज, कम्युनिकेशनल, सिक्योरिटीज़ और एप्लीकेशंस।
जो सेंसिंग, क्रियाशीलता, पहचान, कम्युनिकेशन और प्रबंधन क्षमता प्रदान करते हैं। इस फंक्शनल ब्लॉकों में ऐसे उपकरण होते हैं जो मॉनिटरिंग कंट्रोल फंक्शन प्रदान करते हैं, होस्ट और सर्वर के बीच संचार को संभालते हैं, डेटा के ट्रांसमिशन का प्रबंधन करते हैं, प्रमाणीकरण और अन्य शर्तों का उपयोग करके सिस्टम को सुरक्षित करते हैं तथा विभिन्न शर्तों को नियंत्रित और मॉनिटरिंग करने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं। एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस कम्युनिकेशन डिवाइस। एप्लीकेशन ये एक इंटरफेस है जो एक कंट्रोल सिस्टम प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा सिस्टम की स्थिति और विश्लेषण को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। मैनेजमेंट या फंक्शन ब्लॉक विभिन्न फंक्शन प्रदान करता है जिनका उपयोग IoT सिस्टम को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। सर्विस या फंक्शनल ब्लॉक कुछ सेवाएं प्रदान करता है, जैसे किसी डिवाइस की निगरानी, नियंत्रण और डेटा को प्रकाशित और हटाना तथा सिस्टम को पुनर्स्थापित करना। कम्युनिकेशंस, यह ब्लॉक ब्लाइंड और क्लाउड आधारित सर्वर के बीच संचार को संभालता है और प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा भेजता है, प्राप्त करता है। सिक्योरिटी, इस ब्लॉक का उपयोग कुछ फंक्शन जैसे प्राधिकरण, डेटा सुरक्षा, प्रमाणीकरण, 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन आदि का उपयोग करके IoT सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए जाता है। डिवाइस, इन उपकरणों का उपयोग सेंसिंग और निगरानी नियंत्रण कार्यों को प्रदान करने के लिए किया जाता है जो बाहरी वातावरण से डेटा एकत्र करते हैं। IoT संचार मॉडल, IoT सिस्टम में कई अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल उपलब्ध हैं जो सिस्टम और सर्वर के बीच संचार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन मॉडल, पब्लिशर सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल, पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल और एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन मॉडल, यह मॉडल एक कम्युनिकेशन मॉडल है। इसमें क्लाइंट सर्वर को डेटा के लिए अनुरोध भेजता है और सर्वर अनुरोध के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब कोई सर्वर अनुरोध प्राप्त करता है तो वह डेटा प्राप्त करता है, संसाधनों को पुनर्प्राप्त करता है और प्रतिक्रिया तैयार करता है और फिर डेटा को क्लाइंट को वापस भेजता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी ब्राउज़र पर कोई क्वेरी खोजते हैं तो ब्राउज़र सर्वर को एक HTTP अनुरोध सबमिट करता है और फिर सर्वर ब्राउज़र क्लाइंट को प्रतिक्रिया देता है। पब्लिशर सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल, इस कम्युनिकेशन मॉडल में प्रकाशक मतलब पब्लिशर और उपभोक्ता के बीच एक दलाल ब्रोकर होता है। यहाँ प्रकाशक डेटा का स्रोत है लेकिन वे उपभोक्ता से अवगत नहीं होते हैं। वे ब्रोकर द्वारा प्रबंधित डेटा भेजते हैं और जब कोई उपभोक्ता ब्रोकर द्वारा प्रबंधित डेटा किसी विषय की सदस्यता लेता है तो ब्रोकर उन सभी सब्सक्राइब्ड उपभोक्ताओं को डेटा भेजता है। उदाहरण के लिए, वेबसाइट पर कई बार हम अपने ईमेल का उपयोग करके उनके न्यूज़लेटर्स की सदस्यता लेते हैं। यहाँ सदस्यता को तृतीय पक्ष सेवाओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है और जब वेबसाइट पर कोई नया पोस्ट प्रकाशित होता है तो सीधे ब्रोकर्स को भेजता है और फिर ब्रोकर्स इस नए डेटा या पोस्ट को सभी ग्राहक को भेजता है। पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल, पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल यह एक कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें उत्पादकों द्वारा डेटा को एक कतार में धकेला जाता है और उपभोक्ता कतार में डेटा खींचते हैं। यहाँ भी उत्पादकों को उपभोक्ताओं की जानकारी नहीं होती है। यह एक कम्युनिकेशन मॉडल है, इसमें उत्पादकों द्वारा डेटा को एक कतार में धकेला जाता है और उपभोक्ता कतार से डेटा खींचते हैं और यहाँ भी उत्पादकों को उपभोक्ता की जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें कई पोस्ट दिखाई देती हैं जो एक कतार में प्रकाशित होती हैं
और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम किसी पोस्ट पर क्लिक करते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल, यह एक द्विदिश फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच लगातार कनेक्शन का उपयोग करता है। यहाँ पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच एक कनेक्शन स्थापित किया जाता है और तब तक खुला रहता है जब तक कि क्लाइंट सर्वर से क्लोज कनेक्शन अनुरोध नहीं भेजता है। ये क्वेश्चन बैंक है, इसे भी देख लेते हैं। मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम, मशीन लर्निंग वगैरह हम पढ़ा चुके हैं, आगे ऊपर आप देख लीजिएगा। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिग्रहण है। मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिग्रहण है। क्यूबिट शब्द क्या है? एक प्रश्न में क्वांटम संगणना है क्यूबिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को विकसित किया था जेन मैककार्थी। यही जेन मैककार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक भी माने जाते हैं। किन रिसेंट ट्रेडर्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? वर्चुअलाइजेशन। किन रिसेंट ट्रेडर्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? वर्चुअलाइजेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं क्लाउड शैनन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं क्लाउड शैनन। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। स्काई ड्राइव कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग, ये स्काई ड्राइव जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है स्काई ड्राइव। उस नई तकनीकों को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? आभासी वास्तविकता। मस्तिष्क की प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर होता है, मानव मस्तिष्क वेटवेयर होता है। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे कि डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डाटाबेस के वितरण को जाना जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को जाना जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर सहायित शल्यक सर्जिकल प्रक्रियाओं को और रोबोटिक शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर सहायित शल्यक सर्जिकल प्रक्रियाओं को और रोबोटिक शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो कि गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है जेन मैककार्थी। 1955 में जेन मैककार्थी ने एआई की खोज किया था 1955 में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जेन मैककार्थी 1955।
कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। कंप्यूटर में एआई का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर में एआई का अर्थ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने वाले उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं विशाल डेटा, मतलब बिग डेटा। क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। प्रोलॉग लैंग्वेज वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई डेवलपमेंट से संबंधित है। प्रोलॉग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई डेवलपमेंट से संबंधित है। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम के नियरेस्ट नेबर है। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर। लिस्प का सही फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्प का सही फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषज्ञता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है। उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है, यूटिलिटी आधारित एजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है, यूटिलिटी आधारित एजेंट्स। लिस्प के आविष्कारक के रूप में कहा जाता है जैन मैकार्थी। लिस्प के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है जैन मैकार्थी। लिस्प के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है जैन मैकार्थी। मशीन लर्निंग के संदर्भ में आरओसी कर्व का सही फुल फॉर्म है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। मशीन लर्निंग के संदर्भ में आरओसी कर्व का सही फुल फॉर्म रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। रिग्रेशन तकनीकी की मशीन लर्निंग में मुख्य उद्देश्य भविष्यवाणी। मशीन लर्निंग के संदर्भ में आरओसी कर्व का सही फुल फॉर्म है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। रिग्रेशन तकनीक की मशीन लर्निंग में मुख्य उद्देश्य है भविष्यवाणी। संज्ञानात्मक विज्ञान मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है संज्ञानात्मक विज्ञान। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है संज्ञानात्मक विज्ञान। एआई कंप्यूटिंग ज्ञान पर केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा पर और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। एआई कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा पर और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। सेंसर्स बुद्धिमान एजेंट सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं और एक्चुएटर्स के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है चरणवार शोधन। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है ह्यूरिस्टिक। जैन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिपादक हैं। कोहोनेन एक उपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है। कोहोनेन एक उपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है। कोहोनेन क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। भौतिक मशीन और आभासी मशीन के कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस
कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को नेट आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल लाभान्वित होते हैं। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल जो है लाभान्वित होते हैं। MS ऑफिस का एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रिंट देने के लिए सेलेक्ट करने से फाइल प्रिंट देने के लिए सेलेक्ट करेंगे फाइल को। प्रिंट देने के लिए सेलेक्ट करेंगे फाइल को। कोरल ड्रा ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट पैकेज का एक उदाहरण है। MS वर्ड का उपयोग मूलतः किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने में। MS वर्ड जो है ना, चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी, छात्रों की होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? वो MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स F12 डाल के आप सेव डायलॉग बॉक्स कर सकते हैं। सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा F12 से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से .docx एक्सटेंशन से सहेजता है। मेल मर्ज घटक है MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का उपयोग किस लिए करते हैं? समान कंटेंट को कई मेल्स पर एक साथ भेजने के लिए। दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्रसार। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा कहा जाता है ऑटोफिल। MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है? कंट्रोल। पृष्ठ ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ होती है। कॉपी पेस्ट के लिए Ctrl+C, Ctrl+V। फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+O है। किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते हैं Ctrl+Shift+W। शॉर्टकट कुंजी के कॉम्बिनेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टेक्स्ट पर डबल अंडरलाइन के लिए है Ctrl+Shift+D। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोगों एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने का क्या परिणाम मिलेगा? अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग कर कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है? अनडू, Ctrl+Z। ड्रॉप कैप का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है। ड्रॉप कैप का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C। वर्ड में आप किन फंक्शन कुंजों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करते हैं? F5। रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स F5। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करता है? Ctrl+Spacebar।
ये किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2023 में प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट Ctrl+F2, MS वर्ड में Ctrl+राइट अगले शब्द पर जाने के लिए। पाठ संपादक में संरेखण के लिए सामान्य विकल्प क्या है? सेंट्रल टेक्स्ट, राइट एंड लेफ्ट जस्टिफाइड। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है और फिर उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+C या Ctrl+Shift+V करते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग करते हैं? Ctrl+Shift+P। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के चयनित भाग पर कंट्रोल स्पेस बार का क्या प्रभाव पड़ेगा? चयनित टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है। MS वर्ड 2007 में किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं Ctrl+I। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किए गए कार्य को अनुक्रिया के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+Z। कौन सी शॉर्टकट कुंजी किए गए कार्य को अनडू करेगी? Ctrl+Z। MS वर्ड एप्लीकेशन में एक हाइपरलिंक जोड़ने के लिए Ctrl+K। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज़ में टेक्स्ट पर लागू किए जा सकने के लिए छोटा फॉन्ट आकार क्या है? 1 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेनू में पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए टेबल रो हाइट शामिल है? लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेनू में पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए टेबल रो हाइट शामिल है? लेआउट। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ में क्या शामिल है? पंक्ति अंतराल। कई दस्तावेज में कौन सा पैराग्राफ ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? पैराग्राफ स्पेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। होम की लाइन के शुरुआत में। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया गया था तो कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय था? होम टैब डिफ़ॉल्ट रूप से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में का आधारभूत ये कॉनकेटिनेट आधारभूत कार्य 2 या अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग को परस्पर जोड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉनकेटिनेट का आधारभूत कार्य 2 या अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग को परस्पर जोड़ता है। एक एक्सेल वर्कबुक एक संग्रह है वर्कशीट एंड चार्ट्स। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है वर्कशीट और चार्ट का। MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में डिफ़ॉल्ट को सुचारू करने हेतु Ctrl+Shift+L शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं। फिल्टर को सेलों में फिल्टर सुचारू रूप से करने हेतु Ctrl+Shift+L। ओके, ये सब है। हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट डे करते हैं। आज टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स।